पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस में किन किन बातों का ध्यान रखना हमें ज़रूरी है ताकि हम एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए ले सकें। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड फैक्टर्स जो हमें एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले हमारे आसपास इतने ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस हैं कि हमें कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हमें कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना नहीं चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग हम कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हमें हेल्थ इंश्योरेंस में देखने चाहिए जिससे हमें एक अच्छा और बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस ले सकें। तो सबसे पहले फैक्टर आता है आइडियल कवर। अब ये आइडियल कवर क्या होता है? ये आइडियल कवर हमारे प्रीमियम के अकॉर्डिंग एक मैक्सिमम कवर इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है जिससे हम अपना इलाज जिस अमाउंट से करा सकते हैं। अब मान के चलिए कि आपने एक प्रीमियम दे के एक 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस अपने ले लिया है और कल को आप एक हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और उस हॉस्पिटल का खर्चा आपका आता है 12 लाख रुपए। तो उस केस में जो हॉस्पिटल वाले होंगे वो आपको सिर्फ 10 लाख रुपए देंगे, बाकी का 2 लाख रुपए आपको अपने जेब से भरने होंगे। ये हो गया दोस्तों पहला फैक्टर। अब दूसरा फैक्टर हम लोग हमेशा चेक करते हैं को पेमेंट एंड सब लिमिट। अब हमें दोस्तों ये हमेशा जानना चाहिए कि को पेमेंट हमारे हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अब ये को पेमेंट क्या होता है? को पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है कि इंश्योरर को कितना पेमेंट करना है। इंश्योरर यानी कि हम जो कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं। तो मान के चलिए कि उस इंश्योरेंस का को पे 85% है। तो इस केस में 85% रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी देगी, बाकी का 15% अपने जेब से हमें डालना होगा। तो इसको इस एग्जांपल से समझिए कि कल को अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और हमारा खर्चा 1 लाख रुपए होता है, अगर हॉस्पिटल का बिल 1 लाख रुपए बनता है, तो उस केस में अगर 85% कोपे है दोस्तों, तो 85 मतलब कि 85,000 रुपये हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी देंगे और बाकी का 15,000 रुपये हमें अपनी जेब से देने होंगे। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा फैक्टर। उसी के साथ साथ आ जाता है सब लिमिट। अब ये सब लिमिट क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी हर एक पर्टिकुलर डिजीज़ पे एक सब लिमिट लगाती है। अब वो सब लिमिट क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारा इंश्योरेंस है 10 लाख रुपए का और उस इंश्योरेंस कंपनी में सिर्फ 2 लाख की सब लिमिट है। फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज़ में अगर हम हार्ट डिजीज़ का एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए हमें कोई हार्ट का प्रॉब्लम होता है, तो उस केस में अगर उस इंश्योरेंस कंपनी में सब लिमिट मत मान के चलिए कि 2 लाख रुपए का दिया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि हमें इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 2 लाख रुपए अपने पास से देगी और बाकी का पैसा हमें देना होगा। तो ये हमेशा दोस्तों ध्यान में रखिए कि आपकी सब लिमिट ना कि उसमें ज़ीरो हो, ना कि उसमें कोई किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ पे सब लिमिट लगे। और इसी के साथ साथ को पेमेंट भी हमें कोशिश करना चाहिए कि वो को पे 100% हो, ना कि उसमें 85% या 75% होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब तीसरा फैक्टर डिस्कस करते हैं। तीसरा फैक्टर हो गया हमारा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। अब ऐसा तो नहीं कि हम लोग हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो सिर्फ उस दिन का खर्चा होता है। मान के चलिए कि आप कल को किसी हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हैं और उसके 30 दिन पहले से या अगले 1 महीने तक आपका कोई दवाई का खर्चा हो गया या कोई टेस्ट हो गए, तो उस केस में आपको पैसे अपने जेब से भरने होते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी में हमेशा हमें ये चेक करना चाहिए कि उसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी हो। तो इस केस में हमें इंश्योरेंस कंपनी में ये चेक करना होता है कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन मिनिमम 30 डेज और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मिनिमम 60 डेज तो होना ही चाहिए। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि हॉस्पिटलाइज्ड होने के 30 दिन पहले और 60 दिन बाद जो भी हमारे दवाई का खर्चे या टेस्ट के खर्चे होंगे वो हमें अपने जेब से ना भर के वो इंश्योरेंस कंपनी से हम क्लेम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ फैक्टर। फोर्थ का फैक्टर आता है डे केयर ट्रीटमेंट। अब ये डे केयर ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों? अब मान के चलिए कि हम लोग हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं और 24 घंटे से ज़्यादा होते हैं। इस केस में तो हमें इंश्योरेंस कंपनी पैसे देती है। बट डे केयर ट्रीटमेंट में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि 24 घंटे से पहले भी कोई ट्रीटमेंट हमारा हो सकता है।
उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें ये चेक करना है कि उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी जहाँ भी हम इंश्योरेंस खरीद रहे हैं उसमें एक डे केयर ट्रीटमेंट का एक फैसिलिटी होना चाहिए। अब ये डे केयर ट्रीटमेंट हर एक इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करती है दोस्तों, तो हमें ये चेक करना होगा कि वो पर्टिकुलर इंश्योरेंस हमें डे केयर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी दे रही है या नहीं। तो ऐसे डे केयर ट्रीटमेंट में मान के चलिए कैटरेक्ट की सर्जरी होती है, और भी कुछ सर्जरीज होते हैं जो 24 घंटे से पहले या दिन ही दिन वो उसका इलाज हो जाता है। तो उस केस में हमेशा हमें ये चेक करना है कि वो इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा मिले, ना कि हमें अपने जेब से भरना पड़े। तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं अगला फैक्टर, जो कि हमारा हो गया 5th नंबर का। 5th क्या होता है दोस्तों, हमारा पेमेंट मेथड। अब पेमेंट मेथड दोस्तों क्या है, अब हमारा इंश्योरेंस लेने का मोटिव क्या होता है कि हमें जब भी कोई बीमारी हो, कल को हम हॉस्पिटल जाएं तो हमें अपने जेब से 1 रुपया भी ना लगाना पड़े, और यहीं पे पेमेंट मेथड आता है दोस्तों। कोई भी कंपनी, कोई भी इंश्योरेंस हम लोग खरीदते हैं तो उसमें हमेशा कैशलेस हॉस्पिटल्स का देखना चाहिए कि हमारे आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कैशलेस पेमेंट हो रहा है, ना कि हमें अपने पहले जेब से भरना पड़े और बाद में जाके इंश्योरेंस कंपनी से हमें वो पैसा वापस मिले। इससे तो हमारा जो मोटिव है इंश्योरेंस खरीदने का वो पूरा डिफीट हो जाता है दोस्तों। तो हमेशा ये चेक करें कि उसमें कैशलेस क्लेम का ऑफर उसमें हो, और ना कि हमें अपने जेब से भरना पड़े इस चीज़ को। तो इसके साथ हम लोग देखेंगे अपना अगला फैक्टर। अगला फैक्टर है दोस्तों हमारा वेटिंग पीरियड। अब ये वेटिंग पीरियड क्या है दोस्तों, नहीं, ये वेटिंग पीरियड इंश्योरेंस खरीदने का वेटिंग पीरियड नहीं है, बल्कि ये वेटिंग पीरियड है आपके एग्जिस्टिंग इलनेस का। अब दोस्तों जब भी आप कोई इंश्योरेंस खरीदने जाते हैं तो उसके पहले हमेशा ये आप देखते होंगे कि वो लोग आपका एग्जिस्टिंग इलनेस पूछते हैं। अब ये एग्जिस्टिंग इलनेस क्या है, आपको मान लीजिए डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो अगर आप ये पहले ही अगर आप ये बता देते हैं तो उसके एग्जिस्टिंग इलनेस में क्या होता है वेटिंग पीरियड में, कि मान के चलिए कि आज आपने इंश्योरेंस खरीदा तो उसके अगले 2 साल तक आप उस डायबिटीज़ का या ये ब्लड प्रेशर का इलाज आप नहीं करा सकते हैं। पर अगर मान के चलिए कि आपने अपना एग्जिस्टिंग इलनेस दिया ही नहीं दोस्तों, उस केस में क्या होगा, हो सकता है आपका प्रीमियम कम हो जाए पर बाद में जाके आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों। तो हमेशा ये कोशिश करें कि अपना एग्जिस्टिंग इलनेस आप ज़रूर डालें, ताकि आपको बाद में कोई भी रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े दोस्तों। इसके साथ इसके अगला फैक्टर और लास्ट फैक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्लूजन। अब दोस्तों हम एक चीज़ आपसे बताना चाहेंगे कि एक्सक्लूजन में क्या होता है। हम ये तो इंश्योरेंस वाले हमें बता देते हैं कि कौन कौन सी बीमारी इसमें कवर होगी, बट हमें कभी ये नहीं बताया जाता है कि कौन कौन सी बीमारी इसमें कवर नहीं होगी। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जब भी आप किसी भी इंश्योरेंस एजेंट से बात करें तो आप उससे ये ना पूछें कि उस इंश्योरेंस में कौन कौन सी बीमारियां कवर होती हैं, बल्कि आप उससे ये पूछें कि उसमें कौन कौन सी बीमारियां कवर नहीं होती हैं। इससे हो सकता है कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये बीमारियां इसमें कवर नहीं हो रही है, तो आप उस इंश्योरेंस की तरफ जा सकते हैं जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। तो ये है कुछ पॉइंट्स जो आपको इंश्योरेंस खरीदने समय बहुत ध्यान रखना है, तो इसमें आपको इंश्योरेंस खरीदने में थोड़ी सी मदद हो सकती है दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको फील होती है कि मुझे आ रही है, या थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये लगता है, तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी एक अच्छा इंश्योरेंस लेने में अपना खुद की हेल्प कर सकें। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।